हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 ज्योग्राफी लेसन एग्रीकल्चर करने वाले बच्चों, जिसका वीडियो हमने एक बना भी दिया है। और आज इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट से हम ये बना रहे बच्चों। हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, सॉरी बच्चों इसके लिए। आजकल हम क्लास 10 के वीडियोज़ में उनकी पढ़ाई में बहुत बिजी हो गए थे, सॉरी बच्चों। इसमें हमारा एक सब्सक्राइबर जो उसने मुझे बोला है बच्चे ने कि कल उसका एग्ज़ाम है, तो इसके लिए मैं कैसे भी करके मैंने ये वीडियो भी मैंने बनाना चालू किया है बच्चों, सेकंड पार्ट। तो बच्चों ये हमारा है ना सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हमारा जो फार्मिंग का जो टाइप्स यहाँ पे हम आज सीखेंगे, सब देखो, सबसिस्टेंस फार्मिंग है और कमर्शियल फार्मिंग है। तो सबसे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम देख लेते हैं कि जिसको हम हिंदी में निर्वाह कृषि बोलते हैं। ये सब क्या है बच्चों, अभी ये सब हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, इंटेंसिव और शिफ्टिंग। इंटेंसिव क्या होता है, शिफ्टिंग क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन आर द टू टाइप्स इन ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमारा इंटेंसिव और शिफ्टिंग, ये दो टाइप्स आते हैं। ठीक है, हमारा जो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो हमने देखा ना, ट्रेडिशनल हमने आपको बताया ना, ट्रेडिशनल बोला जाता है इसको, सबसिस्टेंस को। इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, इंटेंसिव और शिफ्टिंग। ठीक है, तो इंटेंसिव क्या होता है बच्चों, इंटेंसिव फार्मिंग इज कैरिड आउट इन वन एंड द सेम फार्म फॉर ईयर्स टुगेदर। इंटेंसिव फार्मिंग में एक ही खेत में कई सालों तक खेती होती है। मतलब किसी खेत में हमने एक बार राइस उगाया, फिर उसी खेत में हम फिर अगले साल भी उगाएंगे, उसी खेत में कोई भी फसल उगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि राइस ही, मगर उसी खेत में उगा रहे हैं। खेत को चेंज नहीं किया जा रहा है कि अब दूसरी जगह पे बोते हैं फसल को, ऐसा नहीं। और उल्टा शिफ्टिंग में क्या होता है, इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एवरी ईयर अ न्यू एरिया इज चूजन फॉर कल्टीवेशन। हर साल नया नया एरिया चूज़ करते हैं। एक बार जैसे यहाँ उगाया, अगले साल वहाँ, फिर उसके बाद और जो थर्ड ईयर है फिर कहीं और प्लेस पे, फिर फोर्थ ईयर है कहीं और पे, फिर चौथे पाँचवें साल कहीं और पे, ऐसा। और आगे देखो क्या लिखा है, आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ओल्ड एरियाज आर अगेन यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। और जब कई साल जब बीत जाते हैं तो फिर से जहाँ पे पहली बार फसल उगाया था वहाँ पर वो उगाते हैं, दूसरी बार जहाँ उगाया था वहाँ पे उगाते हैं। कई सालों का गैप हो जाता है ना, इसके लिए। समझ रहे आप लोग को। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मोस्टली एनिमेट एनर्जी इज़ यूज्ड। इसमें बच्चों अक्सर करके ना इंसानों की जो एनर्जी बहुत लगती है। ठीक है, बहुत मेहनत वाला काम होता है इस वाले खेती में सबसिस्टेंस जो हमारा फार्मिंग है। ठीक है, बिसाइड्स द सीरियल्स वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन टू सम एक्सटेंट। इसमें सिर्फ इसमें अनाज के अलावा सब्जियां भी उसमें बहुत काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि बस अनाज ही, इसमें सब्जी भी उगाते हैं लोग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रिमिटिव टाइप। देखो, हमने इस पैराग्राफ में क्या सीखा था, थोड़ा सा शिफ्टिंग कल्टीवेशन सीखा था ना। हमने इंटेंसिव और शिफ्टिंग कल्टीवेशन सीखा इसमें, तो हल्का सा हमने इसमें सीखा, फिर से यहाँ पे डेप्थ में दिया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसे करके। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्राइमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन। एक इसका कैसा है ये दिस, अच्छा देखो पहले एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिक्स इन डेंसली फॉरेस्ट। आगे हम देखते हैं अभी। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे हिंदी में इसको हम घुमंतु कृषि बोलेंगे। ठीक है, हमने शिफ्टिंग में देखा था ना, घुमंतु क्यों घुमंतु, मतलब यहाँ वहाँ घूम के क्यों इसको हम हिंदी में ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हमने शिफ्टिंग में ये बात देखी थी बच्चों। वापस जाइए इसमें, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एवरी ईयर न्यू एरिया चूज हो रहा था ना, इसके लिए इसको हमने यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप बोला गया है। प्रिमिटिव टाइप बोला गया है, कभी यहाँ कभी वहाँ फसल जहाँ उगाया जाता है ना, उसी को हम एक नया नाम उसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो ये जो टाइप है कल्टीवेशन का, इज प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिक्स इन डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज और हिली ट्रैक्स। ये वहाँ पे बहुत ही गर्म जगहों पे या फिर बहुत थिक फॉरेस्ट, ऐसा हिली जगहों पे इसकी खेती की जाती है।
जो कभी यहाँ कभी वहाँ वाला फसल, मतलब शिफ्ट जो हो जाता रहता है यहाँ वहाँ, इसके नाम से ही पता चल रहा है। द फार्मर इनिशियली सेलेक्ट्स अ पीस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ना जो फार्मर लोग होते हैं ना, कुछ ऐसा खास जगह वो चूज़ करते हैं, अपने से चूज़ करते हैं कि नहीं यहाँ पे करेंगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ करेंगे तो अच्छा रहेगा, वही लोग चूज़ करते हैं क्योंकि उनको आइडिया रहता है। अब बच्चों क्या है, इन ऑर्डर टू मेक इट कल्टिवेबल he clears the land by cutting down the trees, plants, removing the shrubs and grass। वो क्या करते हैं, अभी जब पता चल जाता है उनको कि ये जगह अच्छा है खेती करने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो कुछ झाड़ वाड़ रहते हैं ना उसकी कटिंग करते हैं, एरिया को क्लीन करते हैं अच्छे से पूरा लैंड एकदम साफ़ हो जाता है, और जो पत्ते सब होते हैं ना वो सब के सब हटा देते हैं वहाँ से, ठीक है, ग्रास वगैरह सब हटा देते हैं। once the cut trees, एक सेकेंड ना, हाँ, once the cut trees dry out he burns them। अब एक बार जब सब सूख जाता है ना, वो सब पत्ते जब कचरे वो लोग उसको जला देते हैं। उसको अभी वहाँ पे खेती करनी है ना, तो साफ़ सफाई करनी होती है। the left over ash gets mixed in the soil and acts as manure। तो जब बस बच जाता है राख, ऐश मतलब राख जो मिट्टी मिल जाता है, जो कि मैन्योर का काम करता है। आई बस में मतलब खुदाई उदाई में सब चला जाता है, मिक्स हो जाता है उसमें ही। ओके, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग इज डन बिफोर द रेनी सीजन। ओके, बारिश होने के पहले वाले मौसम में, मतलब जैसे एक रेनी सीजन होता है ना, बारिश का मौसम, बारिश के मौसम से पहले ही बीज का बोना, और बीज बढ़ भी जाता है फसल बन के, और उसकी कटाई भी, ये सब काम हो गया रहता है। पूरा हार्वेस्टिंग ख़त्म, मतलब फसल उगाने का पकाने का सब काम हो जाता है। कब? बारिश के पहले ही। द प्रोडक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट। अब देखो, द प्रोडक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट, हैंस पीपल अंडरटेक हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग ऑफ bulbs and roots from forest। ऐसा नहीं कि बस वो खेतों में ये सब बो दिए तो हो गया, इतना काफ़ी नहीं रहता था। वो उनको और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती थी। वे शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, वनों में जो भी फल फूल जो भी रहते थे उसको इकट्ठा करते थे, बहुत सारे काम करते थे। आई बस समझ में, ये सब चीज़ वो करते थे। इन दिस टाइप क्या हुआ, एक सेकेंड। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फैलो पीरियड इज़ लॉन्गर देन द क्रॉप पीरियड। इसमें बच्चों जो खेती के ये जो टाइप होता है ना, इसमें फसल की जो पीरियड होता है ना बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम तक। अभी आप ही सोचो कि बारिश के टाइम के पहले ही, बारिश होने से पहले फसल लगी भी और पकी और कट भी गई, तो कितना कम समय रहता है ना उसका। और जो इसका जो लैंड होता है ना, वो बहुत क्या रहता है, बहुत लंबे समय तक उस पर जैसे कि कोई चीज़ न बोया जाए ऐसा। ये देखिए, मैं पढ़ देती हूँ वापस आपको यहाँ पे। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फैलो पीरियड इज लॉन्गर देन द क्रॉप पीरियड। हाँ, ये तो हो गया। आफ्टर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड डिप्लेट्स इन 2 or 3 years, और डिफरेंट पीस ऑफ लैंड इज सेलेक्टेड फॉर कल्टिवेशन। तो बच्चों ये बंजर ज़मीन हो जाती है। फिर आई बात समझ में, एक बार होने के बाद फिर दोबारा फसल वहाँ नहीं होता है। इसके लिए वो दूसरा जगह को वो चेंज करते हैं, दूसरे जगह पे वो बोते हैं। अभी वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यहाँ पे डेप्थ में बताया गया है। वो लैंड की विशेषता ही होती है वहाँ पे कि एक बार जब बो दिया जाता है फसल ना, फिर वो ज़मीन वहाँ की एकदम बंजर हो जाती है। कुछ सालों तक के लिए वहाँ पे वो कोई फसल नहीं उगाते हैं, फिर दूसरे जगह पे उगाते हैं। ऐसा इसमें है। हाँ, तो अभी देखिए कमर्शियल फार्मिंग में क्या है बच्चों, थोड़ा बिजनेस से लेना देना है, मतलब पैसे का, मतलब जैसे कि व्यापार के मकसद से जो फार्मिंग किया जाता है, ठीक है, कि पैसा आए बिजनेस के नाम पे। एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर आर द 2 मेजर टाइप्स कवर्ड अंडर कमर्शियल फार्मिंग। तो देखो ये 2 प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में, कृषि कैसा इसका 2 प्रकार, मेजर टाइप्स ऑफ कवर्ड अंडर कमर्शियल फार्मिंग। अब ये हम इसका 2 मेजर देख लेते हैं, कौन कौन सा इसका टाइप है। ये लिखा है ना, ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ग्रेन एक पे तो फसल ये सब उगाना, अनाज वगैरह,
और दूसरे में प्लांटेशन में पेड़ वेड़ लगाते हैं, गार्डन वगैरह लगाते हैं। ऐसे दो टाइप का ये अपने मतलब बिजनेस के मकसद से करते हैं ना। एक कैसा टाइप रहता है इनके फार्म का, एक में अनाज बोते हैं और दूसरा टाइप इनका होता है कमर्शियल वाला बता रही हूँ मैं, और दूसरे में वो लोग गार्डन लगाते हैं। गार्डन देखो क्यों लगाते हैं, आगे सीखेंगे। चलो सीधा देख लेते हैं बच्चों। इंटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, ये क्या है इंटेंसिव ग्रेन फार्मिंग? फार्म साइज इज़ ग्रेटर, पहले यहाँ पे साइज़ वगैरह के बारे में बताया गया है कि इसमें जो ये जो खेत होता है इसकी कितनी साइज़ है, कितना बड़ा होता है। ग्रेटर देन 200 हेक्टेयर से बड़ा होता है ये, ड्यू टू लार्ज farm size and sparse population in the region. This type of farming is carried out with the help of machines like tractors and crushers. Pesticides are sprayed with the help of helicopters or planes. ये पता है इसमें जो हमारा पॉपुलेशन जो होता है बहुत ही कम होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे पब्लिक नहीं रहती है ना ज़्यादा। जब पॉपुलेशन कम रहती है तो यहाँ का खेत का सारा काम मशीनों से होता है। जैसे कि खेत की जब जुताई होती है तो ट्रैक्टर यूज़ होता है, कटाई के लिए एक मशीन है जो क्रशर बोला जा रहा है, वो सब यूज़ होता है। और ये ऊपर हेलीकॉप्टर से प्लांट्स पे पेस्टिसाइड करते हैं। भाई इंसान नहीं रहते वहाँ पे ज़्यादा ना, जनसंख्या कम रहती है। अब ऐसे जगह पे हिली जगह पे रहेगा तो कम लोग रहते हैं ना, इसके लिए ये सब मशीन की मदद से ये सब काम इनका होता है। ओके, अब आगे देख लेते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। मोनोक्रॉप, मोनोक्रॉप मतलब अ सिंगल क्रॉप। ओके, मोनोक्रॉप कल्टीवेशन इज द स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। मतलब जो एक टाइप का जो फसल होता है, ये जो इसका जो स्टाइल है, एक टाइप का जो एक जगह फसल उगाया जाता है, ये चीज़ इस फार्मिंग का एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। आई बात समझ में कि अभी राइस बोया गया तो राइस ही ऐसा, जैसे मान लो यहाँ पे दिखाया गया है कि द क्रॉप्स आर व्हीट और कॉर्न, गेहूं या मकई की फसलें। ओके, बिसाइड दीज बार्ली, ओट्स, सोयाबीन आर ऑल्सो कल्टिवेटेड टू सम एक्सटेंट। क्या बोला गया है, इसका क्या विशेषता है कि मोनोक्रॉप अ सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन इज स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। स्ट्राइकिंग कर रहा है ये कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस यही एक टाइप का, ये ऐसे उल्टा है बच्चों। देखो इसको हिंदी में हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोनो टाइप है फसल की पद्धति, इस पद्धति की विशेषता है जैसे गेहूं या मकई की फसलें, इसके अलावा बार्ली, ओट्स, सोयाबीन की फसलें भी कुछ मात्रा में ली जाती है। आई बात समझ में, ये एक टाइप हो गया, एक टाइप का। ये सब मतलब एक ही ग्रुप में आते हैं। आई बात समझ में, ये सब फसलें जो है ना एक ही ग्रुप की। अब इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से कोई वेजिटेबल्स उगा दिया जाए, ऐसे नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है। एक ही टाइप के जैसे सोयाबीन है, ओट्स है, सब एक ही कैटेगरी के आते हैं ना, तो इस टाइप के वो वहाँ पे वो चूज़ के आते हैं, ऐसे बहुत भारी मात्रा में बोए जाते हैं। हाँ, अभी हम देख लेते हैं। हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नेसेसरी फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इसमें बहुत लोग ना लागत लगाते हैं, बहुत पैसा सा लगाना पड़ता है इसमें। ओके, इस टाइप की खेती में, किस टाइप की खेती में बच्चों, मैंने बताया था ना किस टाइप की, जो हमारा कमर्शियल वाला है। ठीक है, सिंस यूज एक्सपेंडिचर्स आर नीडेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, गोडाउन्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एट्सेट्रा। देखो इसमें बच्चों देखो क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे क्या हमने कुछ छोड़ दिया शायद से, नहीं। देखो बच्चों इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है, बहुत लागत लगती है इसमें। सिंस यूज़, अच्छा इसमें और भी क्या ज़रूरत होती है, सिंस यूज़ एक्सपेंडिचर्स आर नीडेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, बहुत सारा चीज़ का इसमें नुकसान भी सहना पड़ता है बच्चों। जैसे मान लो जो ड्रॉट से मतलब सूखा, और जो ये कीड़े वीड़े होते हैं,
इस खेती में देखो बहुत पूंजी लगानी पड़ती है, तो कभी कभी कैसा होता है जो होते हैं ना कीटनाशक एवं बहुत सारे जो यंत्र की खरीदारी, गोदाम, ये सब देखो कि जैसे कीड़ों को मारने की जो दवाइयाँ खरीदना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कीड़े लग जाएंगे तो उनको उस पर छिड़काव करना पड़ता है, मतलब उसको स्प्रिंकल करना पड़ता है, बहुत सारे उनको यंत्र खरीद के रखने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है। और उनका जो है यातायात, जो आने जाने का जो साधन है, ये सब बड़े पैमाने पे इनकी पूंजी मतलब लगानी पड़ती है। अब ऐसे जगह पे रहेगा वो, तो ये लोग वहाँ पे रहते नहीं है ना, अपने घर से आना जाना और खाद वगैरह ये सब चीज़ वहाँ पे एक जैसे गोडाउन में सब रखते हैं सब सारी चीज़ें, तो ये सब में उनकी बड़ी लागत लगती है, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है इनको। अब क्या है, अब कुछ प्रॉब्लम देखो क्या है यहाँ पे, द प्रॉब्लम्स इन the problems in extensive grain farming are droughts, attacked by pests, locusts, etc. are market fluctuations। अब इसमें क्या है, जैसे बच्चों देखो कभी कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कभी बहुत भयंकर कीटाणुओं का अटैक हो जाता है, जैसे टिड्डी दल सुने होंगे आप लोग, जो लोकस्टस लिखा है, तो इनका अटैक हो जाता है ना, तो या फिर इसी तरह मार्केट में कभी कभी भाव उतर जाता है, तो ये ऐसा है, ये सब कुछ नुकसान इन लोग को थोड़ा सहना पड़ता है, ये सब है इसमें। आई बात समझ में। अब क्या है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरीड आउट इन द टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन्स। और इस टाइप की जो खेती बच्चों थोड़ा मतलब कैसा, टेम्परेट ग्रासलैंड, थोड़ा हल्के ठंडे वाले जगह पे होता है, ठंडे वाले जो ग्रासलैंड होता है ना वहाँ पे होता है ये खेती, एकदम एक गर्म वाले जगह पे नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे गार्डनिंग की बात आएगी, प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है। अब इसकी साइज़ पहले खेत के देख लेते हैं। फार्म साइज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ 40 हेक्टेयर्स और अबव, 40 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा होता है जहाँ पे ये गार्डन्स वगैरह की खेती की जाती है जब, तो ठीक है। और एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन हिली ट्रैक्ट्स, ओके, हिली ट्रैक्ट्स यूज ऑफ मशीन्स इज नॉट पॉसिबल एंड हैंस लोकल मैन पावर बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब क्या है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों ये जैसे ढलान पर होता है ना, ये जो है मैंने क्या बताया आप लोग को, एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन हिली ट्रैक्स है ना ये। अब हिली पहाड़ कैसे ऊपर से फिर नीचे जाता है ना, तो अब वहाँ पे तो गाड़ी वाड़ी सब आएगी जाएगी नहीं ना, प्रॉब्लम होगी ना, तो यूज़ ऑफ मशीन्स इज़ नॉट पॉसिबल, तो मशीनों का यूज़ वहाँ पे कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चों वहाँ पे इंसानों की मेहनत बहुत लगती है, मैन पावर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पे। ओके, चलो आगे चलते हैं। द क्रॉप, अब देखो अब क्या है, द क्रॉप फॉर विच द जोग्राफिकल कंडीशंस आर फेवरेबल इज प्लांटेड, द क्रॉप ऑफ विच द जोग्राफिकल कंडीशन आर फेवरेबल इज प्लांटेड। जहाँ पे जैसा माहौल होता है, जैसा जोग्राफिकल कंडीशन होती है, वैसा टाइप का फसल उगाते हैं, ठीक है। अब जो जैसे मान लो राइस के लिए एक जो क्लाइमेट चाहिए, जो जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए, अगर वो है वहाँ पे फेवरेबल है तो राइस उगाएंगे, और वीट के लिए तो वीट उगाएंगे, जिसके लिए नहीं फेवरेबल है वो कैसे उगाएंगे, अच्छे से वो फिर नहीं होता है ना। दिस इज़ अ सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिस टू। और इस तरह से एक ही फसल की कृषि पद्धति ये मानी जाती है फिर, क्योंकि वही इन्वायरमेंट, वही मतलब जोग्राफिकल कंडीशन ही है, तो वही बोया जाएगा ना हर बार। ये सब विशेषता है हमारे ये हम जो पढ़ रहे हैं, कौन सा कमर्शियल वाला है, इसके अंदर ही हमारा जो गार्डन भी लगा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स, ओनली कमर्शियल क्रॉप्स लाइक टी, रबर, कॉफ़ी, कोकोनट, कोका, स्पाइसेस एट्सेट्रा आर प्लांटेड। हम ये सब किस में देख रहे हैं बच्चों, ये ध्यान देना है, ये हमारा जो प्लांटेशन फार्मिंग है, जिसमें आपको बगीचे वाली बातें, गार्डन की चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोड्यूस, इसमें बच्चों अनाज नहीं उगाया जाता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहाँ पे अनाज नहीं उगाया जाता है, जहाँ पे गार्डन लगाए जाते हैं ना वहाँ पे अनाज की खेती नहीं होती है, फूड ग्रेन्स नहीं उगाए जाते हैं।
ओनली जो बिजनेस के मकसद से क्रॉप्स में बस ये एक मामूली क्रॉप्स जिसका बहुत बड़ा व्यापार होता है, जैसे कि टी हुआ, रबर हुआ, कॉफ़ी, कोकोनट, ये सब, कोका, स्पाइसेस, ये सब जो कि बहुत डिमांड है इन लोग का मार्केट में, यही बस अनाज के नाम पे बस यही लोग इनका ही वहाँ पे उगाते हैं। अब देख लेते हैं। This type of farming began and spread mostly during the colonial period. It is practiced in the tropics. इस प्रकार के जो खेती बच्चों, इसका जो विस्तार, इसका जो फैलाव हुआ ना, ब्रिटिश काल से हुआ है। आई बात समझ में? कॉलोनियल पीरियड मतलब ये ब्रिटिश काल से हुआ है, इसका जब अंग्रेज़ों का ज़माना था ना तब से ही हुआ है। और क्या है इसमें, इट इज़ प्रैक्टिस इन द ट्रॉपिक्स। और ये बच्चों कहाँ पे, ये जो गार्डन का ये जो है खेती, ये थोड़े से गर्म जगहों पे है, उगाई जाती है। ओके, आगे चले, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिक्वायर्ड लार्ज स्केल, हाँ ये रहा। This type of farming requires large-scale capital investment due to the long duration of crops, use of scientific methods, exportable production, processing, etc. ये जो टाइप का जो खेती होता है ना, ये क्या रिक्वायर करता है बच्चों? बड़ी भारी मात्रा में क्या, कैपिटल, बहुत भारी जो मात्रा में इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, टू लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स, बहुत दीर्घकालीन फसलें जिसको बोलते हैं, दीर्घकालीन फसलें, फसल बहुत लंबा टाइम लेता है। और क्या है, लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। मतलब जो लंबे समय तक जो फसलें हैं वो वैज्ञानिक पद्धति जो है उसका उपयोग, और जो एक्सपोर्ट करते हैं सामान को दूसरे जगह, और ये सारी जो प्रक्रिया, उद्योग आदि, ये सब जो है, इन सब की वजह से इस खेती के लिए, इस कृषि के लिए, इस खेती के लिए भी बड़ी मात्रा में क्या आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये फसल बहुत दिनों तक रहता है खेत में, और बहुत सारा इसमें चीज़ें यूज़ होता है। जैसे हमने बताया ना, इसमें साइंटिफिक बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो इन सब चीज़ों में लागत लगता है ना, इसके लिए इसमें इन लोग का बहुत पैसा लगता है। दिस टाइप ऑफ, हाँ, क्लाइमेट, मैन पावर, डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड managerial problems are the major issue faced by this type of agriculture. देखिए इस टाइप के इसमें क्या क्या फेस करना पड़ता है, हम ये भी देख लेते हैं। क्लाइमेट, देखो मौसम, ठीक है, इंसानों का पावर, डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट कब बिगड़ जाए, बन जाए, कोई पता नहीं। इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आर द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें पर्यावरण की अवनति, मतलब पर्यावरण कब अच्छा रहेगा, कब खराब रहेगा, और कृषि के विषय में जलवायु और मानव का जो पावर है, और जो आर्थिक और जो हमारी आर्थिक समस्याएं, ये सब बनी रहती हैं इसमें। आई बात समझ में? अभी मान लो मौसम ख़राब हो गया अचानक से, और इन लोगों ने बहुत पैसा लगाया है, तो अभी क्या कर सकते हैं? मौसम ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब हो गया, पैसा लगा के भी क्या करोगे आप? ये सब मतलब ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं कभी कभी इस टाइप की खेती में। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एट्सेट्रा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये जो खेती है ये कहाँ पे, इंडिया और दूसरे भी कंट्री में होती है, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़, अफ्रीका, साउथ एंड ईस्ट और सेंट्रल अमेरिका में भी इस टाइप की खेती की जाती है। अब देख लेते हैं बच्चों मार्केट गार्डनिंग क्या होता है। चलो देखो मार्केट गार्डनिंग क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग इज़ अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन डेवलप्ड इन मॉडर्न टाइम्स। ये आज के टाइम में एक मॉडर्न कल्टीवेशन है बच्चों, बहुत मॉडर्न, बहुत ये चलता है ये कल्टीवेशन। क्योंकि देखो क्यों चलता है बच्चों, पता है आजकल सब लोग बुके का फैशन हो गया है। कोई किसी के बर्थडे में जा रहा है, कोई किसी को हॉस्पिटल में भी देखने जा रहा है, कहीं भी किसी से मिलने जा रहा है तो एक बुके लेके जाएगा।
बहुत एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। कैसे भी कोई भी किसी को हर मौके पे फ्लावर का बहुत यूज़ होता है, और सिर्फ बुके नहीं, डेकोरेशन के लिए। क्या क्या मैं बताऊँ आपको, मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है। दिस हैज़ डेवलप्ड मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड द रेडी मार्केट अवेलेबल इन अर्बन सेंटर्स। क्योंकि बच्चे ये डेवलप क्यों हुआ, जब शहरीकरण हुआ, मतलब जहाँ पे जब सिटी बनने लगा। अब सिटी के लोग बहुत फैशनेबल होते हैं, आप हो ना फैशनेबल? नहीं, आप मुझे मतलब आप सोचते हो ना कि खूब अच्छे से सजा के रखे, सब कुछ बहुत एडवांस होते हैं कि हाँ हम मतलब इसको फूलों से सजाएंगे। तो मतलब शहर के लोग, गांव के लोग को थोड़ी इतना फ़र्क रहता है, जाने दो ना क्या हुआ है ऐसे। तो इसका विस्तार ये बढ़ा कब, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब कुछ जो मतलब शहर में कन्वर्ट होने लगा, तो लोग एडवांस होने लगे। इसके लिए इसका मार्केट वहाँ पे एक सेंटर बन गया। आई बात समझ में? फार्मर्स कल्टिवेट vegetables and other items in the vicinity of urban centers to to cater to the demands of city dwellers। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो शहर के लोगों की मांग के कारण जो है ना, बाज़ार में ये सब तो होने लगा, ये तो अच्छे से आपको पता है। तो किसान शहर के पास ये सब्जियाँ और भी चीज़ भी पैदा करने लगे। किसान जो है ना, शहर के ही पास ये सब, चलो फूल की तो खेती हो ही रही थी, और कुछ ऐसे सब्जियां भी वो उगाने लगे। ठीक है। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन वर्क्स। अच्छा, हमारा कुछ लाइन छूटा है क्या? अर्बन सेंटर्स टू कैटर टू द डिमांड्स ऑफ सिटी डेवलपर्स। हाँ ओके। तो बच्चों, ये लोग जो है ना वेजिटेबल्स इसलिए अदर आइटम्स उगाने लगे क्योंकि ना जो डिमांड, जो ये जो ड्वेलर्स, सिटी ड्वेलर्स, मतलब देखो जो इधर उधर सामान को सप्लाई करते हैं, ये लोग का डिमांड था कि ये चीज़ होना चाहिए। ये रिक्वायर करते थे कि नहीं, ये सब होना चाहिए, इसके लिए लोग उगाते थे, उगाने लगे। दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। और क्या है? The land holding is small, use of irrigation, organic and chemical fertilizers, low investment, use of manpower, demand of क्या? Markets, use of science and technology etc। हम यहाँ तक देख लेते बच्चों। देखिए क्या दिया है, जैसे जो इकोनॉमिक्स है तो डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, वैसे जो आपूर्ति, इस नियम अनुसार जो है ना, जो गार्डन है, कृषि मतलब जो फार्मर है ना, नगरों में सब्जियों का क्या हुआ, जैसे ये लोग जब फूल बेचते थे ना, तो सब्जियों की भी मांग होने लगी थी। तो ये लोग सब्जी की मांग ये पूरा करने के लिए सब्जी बोने लगे थे। तो इस तरह किसान का क्या हुआ कि जो फार्मर का जो शेप है ना, छोटा हो गया। कैसे छोटा हो गया? क्योंकि भाई अभी आप बस फूल ही नहीं रह गया ना, सिर्फ गार्डन, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लावर ही नहीं उगाते थे ना ये लोग, फिर फ्लावर के जगह पे और भी चीज़ों ने जगह ले ली। तो अब फ्लावर जो है वो लोग तो वो कम हो गए थोड़े। आई बात समझ में? यूज ऑफ इरिगेशन, ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये लोग ने क्या क्या यूज़ किया। फिर देखो अब देखो, अब जब क्योंकि ये सब बोना चालू कर दिए ना सब्जी वगैरह, तो सिंचाई वगैरह, यूज़ ऑफ इरिगेशन, ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम लागत लगती थी ये करने में। और जब सब्जी बोते थे तो भाई केमिकल की चीज़ें छिड़काव करना पड़ता था, और मैन पावर यूज़ होता था, भाई बहुत मेहनत का काम है ये सब। और डिमांड ऑफ मार्केट्स, यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तो मार्केट का डिमांड होता था, और यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तो ये उपयोग, इसके वजह से कहने का मतलब ये है बच्चों, आप इतना शॉर्ट में देखो, बहुत परेशान मत हुआ, बस इतना देखो आपकी, जहाँ पे जब सिटी जब बनने लगा, जहाँ पे शहर के नज़दीक ये हमारे जो
ये वाली जो खेती है जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, कौन सी, इसका नाम है मार्केट गार्डन वाला जो है, ये करने लगे। और इसके साथ साथ ये लोग थोड़ा सब्जियां भी उगाने लगे, क्योंकि शहर के लोगों का थोड़ा डिमांड भी हुआ करता था कि इन लोग को लगता था कि जब फूल इतना तेज़ी से बिक रहा है तो सब्जियां कितनी तेज़ी से बिकेंगी, ये तो रोज़ खाने की चीज़ें हैं। इसके लिए लोग ये करने लगे। तो जब ये सब्जियां उगाने लगे तो बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज़ करने लगे कि भाई अब सब्ज़ी अच्छी होनी चाहिए, कम समय में तैयार हो जाती थी, पता नहीं क्या कि और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे वो लोग। तो ये सब है इसमें। और अभी हम फिलहाल कहाँ पर हैं? एटसेट्रा द करेक्ट। हाँ, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। द क्वालिटी एंड price of the product is determined by rapid transport. Hence this type of farming is also known as truck farming. अच्छा बच्चों, देखो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ट्रक फार्मिंग इसको बोला जाता था क्योंकि देखो ये क्या है ना, इसका डिमांड बहुत बढ़ता था। शहरों में बहुत घनी आबादी होती है ना, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो पब्लिक ज़्यादा रहती है, तो सब्जियां बहुत उगाते थे और भी चीज़ें उगाते थे वो लोग। तो ट्रक का ट्रक वो भर भर के वो सामान शहरों में ऐसे जाता था। इसके लिए इस टाइप के फार्मिंग को हम ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए कि ये ट्रक फार्मिंग ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ ट्रक फार्मिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय ट्रक फार्मिंग, ऐसा कुछ करके वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। चलो अभी आगे चलते हैं बच्चों। हम कहाँ पर आ गए अभी? हाँ, हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर मतलब फलों का फूलों का खेती। फिर से इसमें देखो तो अब फूल भी आएगा फल भी आएगा। कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इज अ सब टाइप ऑफ मार्केट गार्डनिंग। एक ऐसा है बच्चों कि इसमें फल और फूल एक साथ उगाने वाला ये खेती है। ओके, फल और फूल, फल फूल सुने हो आप लोग, ठीक है। फ्रूट्स एंड कहाँ पर हम आ गए? हाँ, फ्रूट्स एंड इधर है, नहीं, वेट चिल्ड्रन। हाँ, ये हमारा कहाँ पे ये छूट रहा है बच्चों? हमारा ये फ्रूट्स एंड कहाँ गया? एंड के बाद का ये रहा। सॉरी बच्चों। हाँ, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। फ्रूट और फ्लावर्स जो है ना, एक मेजर, इसका जो मेन टाइप क्या है इस खेती का बच्चों? फूल और फल, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मेथड्स आर यूज्ड। इसमें मॉडर्न भी मेथड यूज़ होते थे और ट्रेडिशनल भी, मतलब पारंपरिक पहले के जो स्टाइल में खेती होती थी वो भी, और मॉडर्न तरीके से भी खेती करते थे। मतलब मॉडर्न तरीके से मतलब जो कुछ मशीन की चीज़ें, कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे उसमें वो। ओके, द साइज ऑफ फार्म्स इज स्मॉल एंड एवरी प्लांट इज केयर्ड फॉर प्रॉपरली। क्या बोला है? द साइज ऑफ फार्म्स इज स्मॉल एंड एवरी प्लांट इज केयर्ड फॉर प्रॉपरली। जो इसका जो खेत होता था ना बच्चों, बहुत बड़ा बड़ा नहीं रहता था, छोटा होता था ताकि इसको अच्छे से केयर किया जा सके। इन रिसेंट टाइम्स यूज ऑफ इरिगेशन, क्या हुआ इसमें? केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्रीन हाउसेज एट्सेट्रा इज बीइंग मेड फॉर गेटिंग मोर प्रॉफिट। आज के ज़माने में, ठीक है, अधिक फ़ायदा लेने के लिए जो सिंचाई होती है ना उसकी सुविधा और रासायनिक खादों का उपयोग और ये सब चीज़ों का उपयोग जो है ना बच्चों, रासायनिक खादों का उपयोग, और क्या लिखा है? गेटिंग मोर प्रॉफिट। तो ये सब इसके अंदर होती है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। क्या लिखा है? क्योंकि आज के टाइम में सिंचाई, ठीक है, सिंचाई जो इरिगेशन है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्रीन हाउसेज एट्सेट्रा इज बीइंग मेड फॉर गेटिंग मोर प्रॉफिट। ये सब अगर है ना तो बहुत प्रॉफिट, बहुत फ़ायदा। आप अच्छे से सिंचाई करोगे, आप अच्छे से उसमें कुछ
ये दवाइयाँ वगैरह लगाओगे, केमिकल्स वगैरह डालोगे इसमें, तो समझ लो खूब फ़ायदा होता था इसमें, होता था नहीं, होता है। ठीक है। मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर आर फ्लावर्स लाइक लिली, गेरेबरा, tulip, dahlia, chrysanthemum, marigold, etc. These fetch a good price in the market. ये जो टाइप्स है फ्लावर्स के बच्चों, ये बड़े ही इसमें खास होते हैं, बहुत ज़्यादा खास, स्पेशल। ठीक है। These fetch a good price, और इनसे जो है ना मार्केट में बहुत मतलब बहुत ये मार्केट में बड़े अच्छे प्राइस में ये जाते थे, बिकते थे, क्योंकि इनका डिमांड है। डिफरेंट नेटिव एंड एक्सोटिक फ्रूट्स लाइक मैंगोज, कस्टर्ड एप्पल्स, ग्रेप्स, बनानास, पोमेग्रेनेट्स, ड्रैगन फ्रूट्स, अच्छा ड्रैगन फ्रूट्स, चेरीज, ऑरेंजेस, क्या लिखा है, हाँ, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज एट्सेट्रा। जितने सारे बेरीज है बच्चों, ये और भी अलग अलग फ्रूट्स हैं, ये सब जो है क्या होते हैं सॉरी इसमें शामिल है। इन्हें बाज़ार में अच्छे दाम पर ये मिलते हैं, ये बाज़ार में बड़े ही अच्छे दाम पे मिलते हैं। हम कहाँ पर थे, नागपुर, जलगांव, हाँ। कल्टिवेटेड फ्रूट्स फार्मिंग एट प्लेसेस लाइक, ये कहाँ कहाँ पे इनकी खेती होती है, लाइक महाबलेश्वर, पंचगनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक एट्सेट्रा, ऐसे ऐसे जगहों पे खूब खेती होती है इनकी। कंट्रीज हैविंग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, फ्रांस एंड इटली आर फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर। और अदर कंट्री में पता है कौन कौन बहुत फेमस है, फ्रांस एंड इटली बहुत फेमस है ये फ्लावर और फूलों की खेती, फूल और फलों की खेती के लिए। ठीक है। अभी हम चलो सीधा इधर आ जाते हैं। हम अभी बच्चों, अभी हमें ये देखना है कि ये एग्रो टूरिज्म क्या है। ठीक है, ये क्या है इसको देख लेते हैं। अभी हमारा चैप्टर बस ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है बच्चों, एग्रो टूरिज्म होता क्या है, मतलब कृषि पर्यटन बोलते हैं इसको। एग्रो टूरिज्म इज़ अ न्यू फील्ड इन टूरिज्म। ये जो है ना, ये कृषि व्यवसाय का एक नया क्षेत्र है। कृषि पर्यटन, कृषि व्यवसाय का एक नया क्षेत्र क्या है, कृषि पर्यटन। एग्रो टूरिज्म इज़ अ न्यू फील्ड। किसका ये न्यू फील्ड है बच्चों, टूरिज्म में एक नया फील्ड है ये। कैसे, चलो देखते हैं इसमें क्या है ये। इन द ट्रॉपिक्स वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर कल्टिवेटेड, ओके, हैंड देयर इज ग्रेटर स्कोप ऑफ एग्रो टूरिज्म। In agrarian countries, the rural life, local customs and culture are utilized for agro-tourism. क्या लिखा है, अभी हम इसको क्या पढ़ेंगे। जो हमारे ट्रॉप, जहाँ पे जो गर्म जो प्रदेश है, गर्म जो देश है बच्चों, उसमें जो है ना बहुत प्रकार की ये कृषि उपजें होती हैं, बहुत प्रकार की अलग अलग टाइप की हम फार्मिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे वहाँ कृषि पर्यटन, हमारे जो है कृषि पर्यटन जिसको हम बोलते हैं एग्रो टूरिज्म के लिए बड़े अवसर होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है। कृषि प्रधान देश में, जहाँ पर मतलब कि बस किसान, जहाँ पे बस खेती होती है, उस कंट्री में हमारे गांव वाले जो भागों में संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन का उपयोग कृषि पर्यटन के लिए किया जाता है। कृषि पर्यटन के बारे में इंट्रोडक्शन है बच्चों यहाँ पे, कि कृषि व्यवसाय का एक नया क्षेत्र है कृषि पर्यटन। ठीक है। और हमने ये देखा कि गर्म देशों में अनेक प्रकार की बहुत अलग अलग टाइप की उपज पैदा की जाती हैं। इससे वहाँ के जो एग्रो टूरिज्म है उनके लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। इन एग्रेरियन कंट्रीज द रूरल लाइफ, लोकल कस्टम्स एंड कल्चर आर यूटिलाइज्ड फॉर एग्रो टूरिज्म। सी फिगर 9.13। इसमें आप फिगर को देखो, आपको समझ में आएगा अच्छे से क्या कहना चाहता है ये। अब देखो बच्चों, इसको देख के आपको क्या लग रहा है। देखिए, ये कोई गांव है और इसमें कई से जो पर्यटक लोग हैं, मतलब जो टूरिज्म लोग होते हैं,
टूरिस्ट लोग जो होते हैं ये घूमने के लिए कैसे निकले हैं और क्या क्या इनके साधन हैं इनको घुमाने के। यहाँ पे कोई स्पेशल साधन नहीं है, ये अपने आप में बहुत स्पेशल चीज़ है। ये वहाँ के जैसे कि जो रीति रिवाज के हिसाब से ये लोग उनको घुमाते हैं। देखो, सिटी dwellers are curious about the farmer's life and environment. Many of them visit rural areas just to see this. City dwellers are किसान उसकी खेती बाड़ी, घर, भोजन और उसका जो घर द्वार सब कुछ, इन सब के लिए जो शहरी लोगों में जो जिज्ञासा और कौतूहल होता है। सिटी dwellers are curious about the farmer's life and environment. Many of them visit rural areas just to see this. देखो, जो शहरों में बच्चे होते हैं ना, वो बहुत एक्साइट होते हैं। किस चीज़ के लिए? वो जानना चाहते हैं कि गांव वाले लोग कैसे रहते हैं, गांव का माहौल देखने का उनको बहुत मन करता है। तो उनमें से बहुत लोग जो होते हैं ना, वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। रूरल एरिया में वो घूमने के लिए, बस देखने के लिए जाते हैं। आई बात समझ में? घूमने के लिए जाते हैं। तो एग्रो टूरिज्म इज़ फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर द फार्मर एंड हिज विलेज। तो एग्रो टूरिज्म जो है इस तरह से, मतलब खेती बाड़ी, किसान का घर, किसान का जो खेत है, ये सब जो देखने के लिए, ठीक है, ये सब देखने के लिए ये शहर के लोग वहाँ पे जाते हैं। तो क्या होता है, फाइनेंशियली बेनिफिशियल, उनसे इनका इनकम होता है, गांव वालों का इनकम होता है। अब असल में उनके गांव का और किसानों का क्या होता है, उनका भाई, क्योंकि वो अपने ही गांव में, अपने ही खेत में, अभी देखो जैसे आप यहाँ ये देख रहे हो बच्चों, ये देखो 2 बैलों की जोड़ी है, ठीक है, ऑक्स हैं ये लोग कैसा इतना ये ट्रॉली जैसा खींच रहे हैं। अब ये क्या, जो पर्यटक बैठे हैं क्या ऐसे फ्री में तो बैठे नहीं होंगे, पैसा देंगे ना जो आगे बैठा है, जो इसको चला रहा है। अब ये भैंस को, गाय को नहीं, ये जो ऑक्स इनको नहीं, इनको जो ऑपरेट कर रहा है, जिसका मालिक है जो फार्मर। तो इस तरह से पैसा कमाने का तरीका है गांव वालों का, क्योंकि उनके गांव को देखने के लिए दूर दूर से शहर के लोग आते हैं। यही बोला जा रहा है एग्रो टूरिज्म। ओके, समझ में आया आप लोग को? चलो अब ये सब आप देखते रहना। अब ये क्या है, आफ्टर द डिस्कशन यू मे हैव रियलाइज दैट, ये सब नहीं। चलिए देख लेते हैं इसको भी। आफ्टर द डिस्कशन यू मे हैव रियलाइज्ड दैट दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट लुक फ्रेश, जो अभी यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों, ये सब फ्रेश फ्रूट्स है ना, वेजिटेबल्स, ये सब बहुत ही कैसे फ्रेश दिख रहे हैं। एंड अट्रैक्टिव मे नॉट हैव बीन ripen यूजिंग प्रॉपर मेथड्स, ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं पकाए गए हैं, ये बहुत गलत तरीके से पकाए गए हैं। एट टाइम्स, इन कुछ केमिकल्स लगा कर, आई बात में, एट टाइम्स इन ऑर्डर टू गेट द प्रोड्यूस अर्लियर आर्टिफिशियल केमिकल्स पेस्टिसाइड्स आर एम्प्लॉयड प्रोफ्यूजली। ये जो है ना, ये लोग बीच बीच में क्या करते हैं, बहुत गंदे चीज़ें, मतलब आर्टिफिशियल केमिकल्स, और जब कीड़ों को मारने की दवाई, जो इसको मतलब पेस्टिसाइड बोलते हैं ये सब लगाते हैं बच्चों, बहुत नुकसान करता है सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम सबको। आई बात समझ में? दीज फैसिलिटेट क्विकर प्रोडक्शन एंड द प्रोड्यूस अपीयर्स फ्रेश एंड अट्रैक्टिव। However, such products are harmful to health. Also, they do not last long after purchase. सोचो, also they don't, मतलब they do not last long after purchase। तो बच्चों ये सब इतना नुकसान करता है, बहुत दिन तक ये बेचने के बाद चलता भी नहीं है कि रहे घर में, क्योंकि इसमें केमिकल्स डाल के उसको तैयार किया गया रहता है। छोटे छोटे सब्जियों को वो 2 दिन में तैयार कर देते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी दवाइयाँ डाल के। तो सोचो ये हमारे लिए कितना हार्मफुल होगा बच्चों, कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा। मार्केटिंग सिस्टम, क्या है ये मार्केटिंग सिस्टम? मार्केटिंग सिस्टम आर नेसेसरी। हमारा कुछ छूट रहा है क्या बच्चों?
नहीं, इट्स ओके। मार्केटिंग सिस्टम में हम देखते हैं, मार्केटिंग सिस्टम्स आर नेसेसरी फॉर मेकिंग द गुड्स क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट अ फेयर प्राइस एट इन टाइम। फिर से देखो बच्चों, मार्केटिंग सिस्टम्स आर नेसेसरी, मार्केटिंग सिस्टम ज़रूरी है किसके लिए, फॉर मेकिंग द गुड्स, क्या, प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स, फार्मर के द्वारा जो प्रोड्यूस की गए जो चीज़ें हैं उसमें मार्केटिंग सिस्टम थोड़ा होना चाहिए, ज़रूरी होता है, मार्केटिंग सिस्टम एक होता है, बाय द फार्मर्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट अ फेयर प्राइस एंड इन टाइम। देखो क्या है बच्चों, इसका ये सिस्टम क्या है कि सही समय पर सही जगह पे और अच्छे से उस चीज़ को बेच दिया जाए। ऐसा नहीं कि टाइम पे उसको हम सेल नहीं करेंगे तो वो चीज़, उसकी डिमांड उस समय नहीं रहेगी, जिस समय है उसी समय उसको टाइम पे उसको सेल कर देना चाहिए। ये सब मार्केटिंग सिस्टम होता है। दिस इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम इन कंट्रीज लाइक इंडिया विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग सिस्टम का, जो ये खासियत है इन कंट्रीज लाइक इंडिया, हमारे जैसे देश में, विल बिकम क्लियर फ्रॉम फॉलोइंग पॉइंट्स, इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा बच्चों। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज स्कैटर्ड ओवर वास्ट एरियाज। एग्रीकल्चर जो है हमारे कंट्री में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। आई बात समझ में? ऑल फार्मर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सारे फार्मर क्या है, एक नहीं है, सारे फार्मर एकदम मतलब यूनियन नहीं है, उनमें बहुत प्रॉब्लम है। भारत जैसे देश में प्रबंध का महत्व जो है, ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है उसके बेस पर स्पष्ट होता है कि वो लोग उसमें क्या है, यूनियन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है वो लोग। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इकोनॉमिकली वीक एंड कैन नॉट मार्केट देयर प्रोडक्शन ऑन देयर ओन। बहुत सारे फार्मर जो हैं बच्चों गरीब होते हैं, पैसे से कमज़ोर होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से शहरों में जाकर बेच नहीं पाते हैं। और दैट्स वाई द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज इज एस्टेब्लिश्ड एट द तालुका लेवल। और इस तरह से क्या होता है, किसानों की उपज को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए तहसील स्तर पर कृषि उपज मंडी की स्थापना की गई है। एक ग्रुप तैयार किया गया है, उनके तालुका पर एक मार्केट ऐसा लगता है, वहीं पर वो लोग लेके जाते हैं, फिर वहाँ से वो लोग कोई और लेके जाता है। ठीक है। एट दिस प्लेसेस फार्मर्स ब्रिंग देयर प्रोडक्ट ब्रिंग्स देयर प्रोड्यूस एंड सेल टू द मार्केट। तो ऐसा क्या होता है बच्चों, किसान अपना माल लाता है और फिर वहाँ पर ट्रेडर्स में बेच देता है। फिर क्या है, एज फार्म, एक सेकेंड ना, as farm produce is perishable, there has to be a proper arrangement for its sale। देखो यहाँ पर है कि ये जो हमारा ये लाइन है बच्चों, आगे पीछे हो जा रहा है बार बार। there has to be a proper arrangement of its sale। और इस सेल का एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है, प्रॉपर अरेंजमेंट करनी पड़ती है। आई बात समझ में? ये नहीं कि कोई भी उठाकर बेच दे। इंस्टीट्यूट्स लाइक फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर सोसाइटीज एट्सेट्रा हेल्प इन दिस टास्क एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय एजेंट्स, मेडिटेटर्स एंड अदर्स। इसके लिए किसानों के संगठन का रहना और जो इसको लेने वाले होते हैं मार्केट में, सारी संस्थाएं बहुत ही क्या होती हैं, ये लोग बहुत ही मतलब उपयुक्त होते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो एजेंट्स लोग और जो बीच में आते हैं ये लोग द्वारा किसानों के लिए आने जाने वाले शोषण को रोका जा सकता है।
ठीक है बच्चों, आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। आज मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। इसके लिए ये मैं बहुत मजबूरी में बना रही हूँ, बिकॉज़ बच्चों आज मैं मतलब कैसे भी करके बस इस वीडियो को बना रही हूँ, सिर्फ एक बच्चे के लिए जिसका कल एग्ज़ाम है। इसके लिए मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ बच्चों, सॉरी फॉर दैट। Some of the farm produce is directly used by industries as raw material. खेती की कुछ उपज जो है बच्चों उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है, उपयोग में लाई जाती हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट्स आर नाउ बिकमिंग ईजिली अवेलेबल फॉर फार्म प्रोडक्ट्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल मार्केट जो है मतलब दूसरे कंट्री में जो अभी सामान को लेके जाते हैं वो बहुत इजीली क्या हो जाता है बच्चों, जिसको हम हिंदी बोलते हैं वैश्वीकरण की वजह से कृषि उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार सरलता से उपलब्ध होने लगा है। दूसरे देश की चीज़ें बहुत आसानी से मिलने लगी है। किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। Many progressive farmers are using the modern technology in their farms. अनेक प्रगतिशील किसान जो हैं, बहुत जो एकदम प्रगति करने वाले जो किसान हैं, अपने खेतों में बहुत एकदम लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, खेत में उगने वाली फसल को एकदम अच्छे से पैक करके बेच देते हैं, ठीक है। होटल्स एंड मॉल्स also require agricultural produce on a large scale. अच्छा, होटल मॉल और भी ये लोग मतलब बड़े पैमाने पे ये सब चीज़ें वो उनको ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं। By advertising on the internet their products get sold in local as well as international markets. इनके जो प्रोडक्ट हैं बच्चों, इनका जो प्रोडक्ट है बाय एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, जब ये इंटरनेट पे अपना एडवर्टाइज करते हैं ना, तो इनके जो प्रोडक्ट हैं बिक जाते हैं इन लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। जैसे कि बाहर बिकते हैं ना, ऐसे जैसे लोकल में बिकते हैं ऐसे बाहर भी वो बिक जाते हैं बड़े अच्छे दामों में, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर। ओके बच्चों, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके चिल्ड्रन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।